पीछे चलते हैं, भारत तो हमेशा से व्यापार का केंद्र था। सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहलाता था। बिल्कुल। यूरोप तक भारतीय सामान, खासतौर पर मसाले, सदियों से पहुंच रहे थे। तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों को एक बिल्कुल नया खतरनाक समुद्री रास्ता खोजना पड़ा? क्या पुराने रास्ते बंद हो गए थे? पुराने रास्ते कह सकते हैं कि बंद नहीं हुए थे, उन पर कब्जा हो गया था। सदियों से भारत और यूरोप के बीच व्यापार के दो मेन रास्ते थे। एक था फारस की खाड़ी से और दूसरा लाल सागर से। और इनमें से ज्यादातर व्यापार फारस की खाड़ी वाले रास्ते से होता था। हाँ, वो ज्यादा चलता था। लेकिन फिर अचानक एक बड़ी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1453। सही कहा। 1453 में तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया और ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना की। इसके कारण यूरोप से भारत तक का जो पुराना जमीनी और समुद्री व्यापार मार्ग था, वो एक तरह से बंद हो गया। अब यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत पहुंचना लगभग असंभव सा हो गया था। और इसका सीधा असर पड़ा होगा कीमतों पर, खासकर मसालों की। पुर्तगाल जैसे देशों में तो महंगाई बहुत बढ़ गई होगी। हाँ, क्योंकि जो थोड़ा बहुत व्यापार होता भी था, उस पर अरब और इटली के व्यापारियों का एकाधिकार था, मतलब मोनोपोली। वो भारत से सामान खरीदते थे और यूरोप में कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचते थे। इसी एकाधिकार को तोड़ने और सीधे भारत से व्यापार करके भारी मुनाफा कमाने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज, जिसे भौगोलिक खोज कहा गया, वो शुरू हुई। अच्छा, मकसद साफ था, बिचौलियों को हटाओ, सीधे भारत पहुंचो और व्यापार पर कब्जा करके बेशुमार दौलत कमाओ। एक नए रास्ते की खोज शुरू हुई। लेकिन वास्को डी गामा कहानी में सीधे नहीं आते। उनसे पहले भी कुछ साहसी कोशिशें हुई थी। हाँ, सबसे पहली बड़ी कोशिश 1488 में हुई। बार्थोलोमियो डियाज नाम का एक पुर्तगाली नाविक था। वो अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंचने में कामयाब रहा। उसने उस जगह का नाम केप ऑफ स्टॉर्म्स यानी तूफानों का अंतरीप रखा, क्योंकि वहाँ उसे एक भयानक समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा। जी, लेकिन पुर्तगाल के राजा ने इसका नाम बदलकर केप ऑफ गुड होप यानी आशा का अंतरीप रख दिया, क्योंकि अब उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखी थी कि भारत का रास्ता मिल सकता है। हाँ, पर डियाज को इस तूफान की वजह से लौटना पड़ा। और फिर हुई इतिहास की सबसे मशहूर गलत मोड़ वाली घटना। आप क्रिस्टोफर कोलंबस की बात कर रहे हैं। हाँ। 1492 में स्पेन की मदद से वो भारत खोजने के लिए पश्चिम की ओर निकला। उसे लगा कि दुनिया गोल है, तो पश्चिम से जाकर भी पूर्व यानी भारत पहुंचा जा सकता है। लेकिन वो अटलांटिक महासागर पार करके अमेरिका के बहामास द्वीप पर पहुंच गया। और मजे की बात यह है कि वो अपनी मौत तक यही मानता रहा कि उसने भारत का ही कोई हिस्सा खोज लिया। बिल्कुल, इसीलिए तो उसने वहाँ के मूल निवासियों को इंडियंस कहा। ये सोचना भी मजेदार है कि अमेरिका का नाम इंडिया भी हो सकता था। हो सकता था। तो अब स्पेन के लिए भारत की खोज हो चुकी थी, जो असल में अमेरिका था। तो अब मैदान में दो बड़े खिलाड़ी थे। पुर्तगाल जो अफ्रीका के रास्ते पूर्व की ओर जा रहा था और स्पेन पश्चिम की ओर। और ये दोनों उस समय के सुपर पावर थे। जाहिर है टकराव का खतरा तो था, और इस टकराव को टालने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज सुनने में बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। हाँ, उन्होंने उस समय के सर्वोच्च धार्मिक नेता यानी पोप की मदद से पूरी दुनिया का ही बंटवारा कर लिया। यही थी 1494 की टॉर्डेसिलास की संधि। जी, उन्होंने अटलांटिक महासागर में एक काल्पनिक रेखा खींचकर तय किया कि इस रेखा के पश्चिम में खोजी गई सारी गैर ईसाई जमीन स्पेन की होगी और पूर्व की सारी जमीन पुर्तगाल की। बिल्कुल। एक मिनट, क्या ये सच में इतना आसान था? मतलब दो देशों ने काल्पनिक रेखा खींची और दुनिया ने मान लिया? इंग्लैंड या फ्रांस जैसे दूसरे देशों ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उस समय पोप का अधिकार कैथोलिक दुनिया में सर्वोच्च माना जाता था और इस संधि पर पोप की मोहर थी। अच्छा। इंग्लैंड और फ्रांस उस वक्त स्पेन और पुर्तगाल जितने शक्तिशाली नहीं थे, इसलिए वे शुरुआत में खुलकर कुछ नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने इसे कभी स्वीकार नहीं किया होगा। मन ही मन तो बिल्कुल नहीं, और यही भविष्य में उनके बीच समुद्री लड़ाइयों का एक बड़ा कारण बना। इसी संधि ने पुर्तगाल को भारत की खोज के लिए एक तरह से आधिकारिक लाइसेंस दे दिया। और इसी लाइसेंस के साथ 1497 में वास्को डी गामा 4 जहाजों के बेड़े के साथ लिस्बन से निकला। उसने बार्थोलोमियो डियाज वाले रास्ते को ही आगे बढ़ाया, केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटा और अफ्रीका के पूर्वी तट पर मालिंदी नाम की जगह पर पहुंचा। और यही उसकी किस्मत ने एक बड़ा मोड़ लिया। हाँ, वहाँ उसे एक गाइड मिला, एक अनुभवी गुजराती नाविक, जिनका नाम कुछ स्रोतों में अब्दुल मुनीफ और कुछ में अहमद इब्न मजीद बताया जाता है। जी, वो मॉनसून हवाओं और समुद्री रास्तों का विशेषज्ञ था। उसी की मदद से वास्को डी गामा ने हिंद महासागर को पार किया। और आखिरकार 20 मई 1498 को वो भारत के केरल में कालीकट के बंदरगाह पर उतरा।
ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा पल था जिसने आने वाली सदियों की कहानी लिख दी। बिल्कुल। उसका स्वागत कालीकट के स्थानीय हिंदू शासक, जिनकी उपाधि जमोरन थी, ने किया। एक यूरोपीय शक्ति ने आखिरकार भारत तक पहुंचने का सीधा समुद्री रास्ता खोज निकाला था। अच्छा, तो इतने लंबे खतरनाक सफर के बाद जब वो वापस पुर्तगाल गया तो आखिर ऐसा क्या लाया था जिसने सब कुछ बदल दिया? क्या वो सोना था या हीरे जवाहरात? नहीं, वो अपने साथ मुख्य रूप से काली मिर्च और कुछ अन्य मसाले लेकर गया था। कि उस समय काली मिर्च सिर्फ एक मसाला नहीं थी। अच्छा, यूरोप में भयंकर सर्दियों में जानवरों को खिलाने के लिए चारा नहीं होता था, तो वे उन्हें मारकर उनका मांस संरक्षित करते थे। बिना रेफ्रिजरेटर के उस मांस को सड़ने से बचाने और उसका स्वाद बेहतर करने के लिए काली मिर्च सोने जितनी कीमती थी। तो जब उसने इस काले सोने को यूरोप में बेचा तो क्या हुआ? जब उसने उस काली मिर्च को बेचा तो उसे अपनी पूरी यात्रा पर आए खर्च से 60 गुना ज्यादा मुनाफा हुआ। 60 गुना? ये तो मतलब इसने तो यूरोप के हर शाही दरबार में खलबली मचा दी होगी। बिल्कुल। इस जबरदस्त सफलता के बाद पुर्तगाल ने जश्न मनाया होगा। जरूर, लेकिन दूसरा अभियान जो 1500 में पेड्रो एल्वेरेज कैब्रल के नेतृत्व में आया, उसका अनुभव बिल्कुल अलग था। ऐसा क्या हुआ? कैब्रल एक अलग मानसिकता के साथ आया था। वो 13 जहाजों का एक भारी भरकम बेड़ा लेकर आया था, जो एक व्यापारिक मिशन से ज्यादा एक सैन्य अभियान लगता था। अच्छा, उसने आते ही जमोरिन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो अरब व्यापारियों को कालीकट से बाहर निकाल दे और सारा व्यापार सिर्फ पुर्तगालियों को दे। ये व्यापार की बातचीत नहीं, दादागिरी थी। बिल्कुल। और जमोरिन, जिनका अरबों के साथ सदियों पुराना और फायदेमंद रिश्ता था, उन्होंने साफ मना कर दिया होगा। हाँ, और इसी के बाद पुर्तगालियों का असली रंग सामने आया। मतलब? जब जमोरिन ने उसकी मांगे नहीं मानी तो कैब्रेल ने बंदरगाह पर खड़े अरब जहाजों पर हमला कर दिया, उनमें आग लगा दी, सैकड़ों नाविकों को मार डाला और शहर पर भी बमबारी की। ये तो सीधी सीधी हिंसा थी। यह व्यापारिक संबंधों की नहीं बल्कि औपनिवेशिक हिंसा की पहली और क्रूर शुरुआत थी। तो यहीं से टकराव का दौर शुरू हो गया। पुर्तगालियों ने रास्ता तो खोल दिया, लेकिन अब बाकी यूरोपीय ताकतें भी इस दौड़ में शामिल होने वाली थी। पुर्तगालियों के बाद डच आए। जी, पुर्तगाली 1498 में, फिर डच जिनकी पहली यात्रा 1595 में हुई, फिर 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उनके बाद 1616 में डेनमार्क से डेनिश आए और आखिर में 1664 में फ्रेंच कंपनी भारत आई। सही क्रम है। और इन सभी ने आते ही भारत में अपनी व्यापारिक कोठियां या फैक्ट्रियां बनानी शुरू कर दी। हाँ, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में लगाई, डचों ने 1605 में मसूलीपट्टनम में, और अंग्रेजों ने 1608 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश की, जो कुछ सालों बाद शायद 1613 में जाकर